साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत मीमांसा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जिस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं वो है राष्ट्रीय एकीकरण। थंबनेल में आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर भी आप पीछे देख पा रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं नेशनल इंटीग्रेशन या राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में। अब राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में बात करने से पहले हम बात करें, जैसा कि आपको शब्द के अर्थ से मालूम चल रहा है, राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब है देश को आपस में जोड़ना, एक जगह रखना, एक बना के रखना देश को। अब एक बना के रखने की आवश्यकता जब पड़ती है जब देश में क्या हो, एक एकीकरण के मार्ग में कुछ बाधाएं उपलब्ध हो। अब एकीकरण के मार्ग में किस प्रकार की बाधाएं किसी भी देश में क्या हो सकती हैं, आ सकती हैं, उस पर यदि हम चर्चा करें तो हम पाते हैं कि देश में जितनी अधिक विविधता की मात्रा होगी, उन विविधताओं के सामंजस्य के लिए उतना ही अधिक प्रयास करना पड़ेगा। भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो भारत न केवल क्षेत्रफल की दृष्टि से अपितु क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से भी एक विशाल देश है। बहुत सारी जनसंख्या है, अलग अलग जातीय समूह है। तो इस प्रकार भारत में न केवल क्लाइमेटिक मौसमी विविधताओं के साथ में जातीय, संस्कृतीय, भाषाई सभी प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं। और इन भाषाई, जातिगत और सांस्कृतिक विशेषताओं के अलग अलग होने के कारण क्या होती है, ऐसी संभावना बन जाती है कि लोग देश की अपेक्षा क्या देने लगे, अपने क्षेत्र को, अपनी भाषा को या अपनी संस्कृति को अधिक महत्व देने लगे। तो उस स्थिति में जो है जो हमारे देश की राष्ट्रीय एकता है उस पर क्या कर सकता है, खतरा मंडरा सकता है। राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में ये बाधा हो सकती है। तो कहने का जो मर्म है, कहने का जो तात्पर्य जो है वो ये है कि विभिन्न प्रकार की जातियां, विभिन्न प्रकार की संस्कृति या विभिन्न प्रकार की भाषाएं किसी देश में उपस्थित होना उसके राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधाएं नहीं है। लेकिन यदि वो जातिकरण, यदि वो संस्कृतिकरण, संस्कृति के ज्यादा होना, अलग अलग संस्कृतियां, अलग अलग संस्कृति समूह का होना, अलग अलग जातीय समूह का होना, अलग अलग भाषाई समूह का होना अपने आप में देश के लिए खतरा नहीं है, देश के एकीकरण के मार्ग में बाधा नहीं है। लेकिन यदि इस प्रकार का व्यवहार आमजन करने लगे कि भाषा को देश से अधिक महत्व दें, संस्कृति को देश से अधिक महत्व दें, या फिर लिपि को देश से अधिक महत्व दें, क्षेत्र को देश से अधिक महत्व दें, तो उस स्थिति में देश की एकता के लिए या देश के एकीकरण के लिए वो खतरा हो सकता है। इसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। संयुक्त परिवार की यदि हम उदाहरण लें तो संयुक्त परिवार जो होता है उसमें अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं संयुक्त परिवार के अंतर्गत, जिनकी अपनी अलग की स्वभावगत विशेषताएं होती हैं। लेकिन संयुक्त परिवार में उनकी एकता में जो खतरा आता है वो उस समय आता है, उसके एकीकरण में बाधा जब आती है जब वो अपने व्यक्तिगत हितों को क्या लेते हैं, परिवार के हितों से ऊपर ले लेने लगते हैं। उसी प्रकार की बात देश के संदर्भ में भी है। जब क्षेत्रीय स्तर के हित इतने अधिक हावी हो जाते हैं या भाषाई जो किसी की पहचान है वो इतनी अधिक अपने आप में कोई समझने लगता है कि वो देश से भी उसको बढ़कर लगने लगती है, या धर्म अपने आप में देश से बढ़कर लगने लगता है, तो इस प्रकार की स्थिति में देश के राष्ट्रीय एकता या हम कह सकते हैं एकीकरण के विरुद्ध वो जा सकता है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एकीकरण का अर्थ क्या होता है, राष्ट्रीय एकीकरण क्या होता है, क्या उसके मार्ग में बाधाएं हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एकीकरण के अर्थ की, नेशनल इंटीग्रेशन या राष्ट्रीय एकीकरण के अर्थ की। तो राष्ट्रीय एकीकरण का तात्पर्य है देश का राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से एकीकरण। अब इसको समझते हैं। राजनीतिक एकीकरण का तात्पर्य क्या है कि इस प्रकार से देश की राजनीतिक प्रणाली इस प्रकार से चले कि कोई भी क्षेत्रवासी अपने आप को राजनीतिक रूप से पिछड़ा महसूस न करे। यानी ऐसा नहीं है कि किसी क्षेत्र को तो राजनीतिक रूप से बिल्कुल भी महत्व ना दिया जाए और देश के किसी क्षेत्र को राजनीतिक रूप से अधिक महत्व दे दिया जाए। तो समानता की स्थिति जब देखने को मिलती है तो वहां अपने आप ही एकीकरण उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार आर्थिक स्तर पर भी देश का कोई भी समुदाय या कोई भी क्षेत्र आर्थिक रूप से इस प्रकार से उसके साथ भेदभाव ना हो कि कोई क्षेत्र तो पिछड़ा हो जाए और कोई क्षेत्र क्या हो जाए, आर्थिक रूप से अधिक उन्नत हो जाए। क्योंकि जब क्या होगा, आर्थिक रूप से असमानता होगी तो क्या होगा, हितों में टकराव होगा, लोग आपस में क्या होंगे, भेदभाव होगा, मनमुटाव जो है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक क्षेत्र क्या होगा, आर्थिक रूप से पीछे होगा, एक आगे होगा। तो जो पीछे रहने वाला क्षेत्र है उसके मन में प्रतिस्पर्धा का भाव जन्म लेता है, जो कि राष्ट्रीय एकीकरण का क्या कर सकता है, रुकावट राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में डाल सकता है। इसी प्रकार सामाजिक एकीकरण का तात्पर्य है
कि समाज में एकता होना। समाज में एकता होने का तात्पर्य है कि किसी भी समाज को पीछे न छोड़ा जाना, किसी भी समुदाय को पीछे न छोड़ा जाना, सब समाजों को साथ लेके चलना। एक समाज अधिक रूप से उन्नत हो जबकि दूसरा पिछड़ा हुआ हो, इस प्रकार की व्यवस्था ना हो। समाज में सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था हो, तो वो होता है सामाजिक एकीकरण। सांस्कृतिक एकीकरण, प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक समुदाय की संस्कृति को बराबर महत्व देना। हमारे संविधान में भी कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं और व्यवहार में भी इस प्रकार की व्यवस्था हम देखते हैं कि किसी भी संस्कृति को अधिक ज़्यादा या अधिक कम महत्व सरकार द्वारा नहीं दिया जाता, सभी संस्कृतियों को बराबर महत्व दिया जाता है। जब बराबर महत्व सभी को मिलता है तो वहाँ सामंजस्य की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। इसी प्रकार मनोवैज्ञानिक रूप से भी एकीकरण की आवश्यकता है। मनोवैज्ञानिक एकीकरण का तात्पर्य है कि सभी लोग अपने आप को एक राष्ट्र का महसूस करें। उसके संदर्भ में एक हरी नागरिकता की हमारे संविधान में व्यवस्था की गई है, जो कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को भारतीय नागरिक महसूस करता है। चाहे वो किसी भी राज्य का निवासी हो, तो किसी राज्य का वो निवासी हो सकता है, लेकिन नागरिक के रूप में वो केवल भारत का नागरिक होता है। तो इसी कारण एक मनोवैज्ञानिक रूप से एकता नागरिकों के मध्य क्या होती है, स्थापित होती है। तो इन सभी उपायों के माध्यम से यदि पूरा देश क्या करे, एकीकृत अपने आप को महसूस करे, तो उसे ही क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय एकीकरण या नेशनल इंटीग्रेशन कह दिया जाता है। अब चूंकि भारत एक विविधता वाला देश है, तो विविधता में एकता इन सभी फैक्टर्स के कारण लाई जाती है। विविधता असामंजस्य को जन्म देती है, लेकिन विविधता में जब एकीकरण लाना हो तो सामंजस्य उत्पन्न किया जाता है, और सामंजस्य प्रत्येक स्थिति में समानता से आता है। सभी के साथ में समान व्यवहार होगा तो विविधता में भी हमें एकता देखने को मिलती है। तो भारत में विविधता में एकता तभी हमें को देखने को मिल सकती है, राष्ट्रीय एकीकरण तभी हमें देखने को मिल सकता है जब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर हमें एकता या सामंजस्य देखने को मिले। अब बात करते हैं अगले बिंदु की कि राष्ट्रीय एकता के मार्ग में बाधाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, बेसिकली राष्ट्रीय एकता को निर्धारित करने वाले तत्व ही राष्ट्रीय मार्ग में बाधा भी उत्पन्न कर सकते हैं यदि सामंजस्य की स्थिति न हो। जैसे भारत में विविधता की स्थिति है भाषागत मामले में, क्षेत्रीय मामले में, सांस्कृतिक मामले में, लेकिन ये विविधता एकता में परिवर्तित हो जाती है यदि सभी जगह क्या हो, बराबरी हो, सभी जगह समानता की स्थिति हो। यदि असमानता की स्थिति होगी तो क्या होगा, क्षेत्रवाद, संस्कृतिवाद, जातिवाद आदि सभी क्या हो जाएंगे, देश से ऊपर हो जाएंगे और देश के एकीकरण के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेंगे। जैसे सबसे पहला फैक्टर हम देखें, क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का तात्पर्य क्या है कि क्षेत्रीय प्रेम किसी व्यक्ति का इतना बढ़ जाए कि वो उस क्षेत्रीय प्रेम के कारण देश को भी क्या करने लगे, उस अपने क्षेत्रवाद से नीचे समझने लगे और अपने लिए अलग राज्य, अलग देश या अलग संस्था की मांग करने लग जाए, तो ये कहलाता है क्षेत्रवाद। और इस क्षेत्रवाद के कारण क्या हो सकता है, राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधा उत्पन्न हो सकती है। दूसरा है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का तात्पर्य है कोई व्यक्ति अपने धर्म, अपने समुदाय के हित का इतना अधिक इच्छुक हो जाए, उसके लिए दूसरे धर्म या समुदाय का अहित भी अगर होता है तो उस पर वो आंख मूंद ले। यानी अपने धर्म का अन्य धर्मों की अपेक्षा अधिक ख्याल रखना, अन्य धर्म या समुदाय के हितों को भूल जाना, केवल अपने धर्म या संप्रदाय के हितों को सोचना, वो भी उस कीमत पे चाहे दूसरे धर्म या समुदाय के हित उससे प्रभावित हो, उसे कहा जाता है क्या, सांप्रदायिकता। तीसरा जो फैक्टर है वो है जातिवाद। जातिवाद का तात्पर्य है केवल अपनी ही जाति को महत्व देना, और वो भी राष्ट्र से भी ज्यादा अधिक महत्व दे देना। अन्य जातियों और राष्ट्र की अपेक्षा अपनी जाति को ज्यादा महत्व देना क्या कहलाता है, जातिवाद कहलाता है, जो कि राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में एक बाधा है। भाषावाद, अपनी भाषा को इस प्रकार से प्रेम करना, इस प्रकार से भाषा को महत्व देना कि भाषा के आधार पर नए राज्य की, नए देश की मांग करने लग जाना क्या कहलाता है, भाषावाद कहलाता है। और चूंकि ये सारे के सारे ही क्या करते हैं, अन्य राज्य, अन्य संस्था, विशिष्ट स्थान देने की बात करते हैं, अतः ये सभी के सभी क्या हैं, राष्ट्र के एकीकरण के विरुद्ध हैं। तो इस प्रकार से इस स्लाइड में हमने समझा कि राष्ट्रवाद, सबसे पहले तो राष्ट्रीय एकीकरण होता क्या है, राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधाएं क्या है। दोनों कॉन्सेप्ट समझने के बाद हम बात करते हैं कि भारत में ये जो राष्ट्रीय एकता है या राष्ट्रीय एकीकरण है, उसको बनाए रखने के लिए किस किस प्रकार की संस्थाएं काम करती हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण जो है वो बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की मशीनरी या संस्थाएं देश में कार्य करती हैं, और राष्ट्रीय एकीकरण के बहुत से आयाम हैं। उसके अंतर्गत नए राज्यों का किस प्रकार से गठन किया जाए, किन्हीं राज्यों को विशेष प्रकार का, कई बार क्या होता है कि कुछ राज्यों का
को विशेष प्रकार का दर्जा या विशेष प्रकार की कुछ क्या देने पड़ते हैं, प्रिविलेज भी देने पड़ते हैं, ताकि पुराने समय में जो पिछड़े हैं या उनकी अलग सांस्कृतिक पहचान है उनको क्या मिल पाए, एक पहचान मिल पाए। उसके लिए कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी हमारे संविधान में हमारे देश में की गई हैं। तो वो भी राष्ट्रीय एकीकरण के तहत ही एक आयाम है कि राष्ट्रीय एकीकरण को बनाए रखने के लिए कुछ विशेष प्रिविलेज पिछड़े लोगों को या जिनकी सांस्कृतिक पहचान को खतरा है वो दे दिया जाए। उससे भी राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधा न उपस्थित होकर क्या होती है, राष्ट्रीय एकीकरण मजबूत होता है। तो कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं भी हमारे यहाँ की गई हैं, उनको भी हम आने वाली क्लासेज में पढ़ेंगे। लेकिन आज की क्लास में हम राष्ट्रीय एकीकरण के अर्थ और राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधाएं और राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत बनाने के लिए संस्थात्मक जो ढांचा है, कौन सी संस्थाएं राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत बनाने के लिए कार्य कर रही हैं, उस पर बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय एकता की मजबूत बनाने के लिए किस प्रकार की संस्थाएं हमारे देश में कार्य करती हैं। उसको यदि देखें तो इस प्रकार की एक संस्था है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, जिसे राष्ट्रीय एकता परिषद भी कहा जाता है। राष्ट्रीय एकता परिषद देश में एकीकरण या राष्ट्रीयकरण को मजबूत करने का कार्य करती है। इसका जो अध्यक्ष होता है वो है प्रधानमंत्री। सदस्य के रूप में इसमें गृह मंत्री और सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर, इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो सम्मिलित होते हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष क्यों सम्मिलित होते हैं, इसके पीछे यदि हम जाएं तो हम देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे तो ये पाएंगे कि जातिवाद अपने आप में देश के एकीकरण या राष्ट्रीय एकीकरण को रोकने वाला या कह सकते हैं उसे कम करने वाला एक कारक है। इसलिए राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए सभी जातियों को साथ लेने की आवश्यकता है। और SC/ST आयोग अनुसूचित जाति और जनजाति का चूंकि प्रतिनिधित्व करता है, उनके हितों की रक्षा करता है, तो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में SC और ST आयोग के अध्यक्ष को भी शामिल किया गया। इसके अलावा अन्य संस्थाएं, देखिए राष्ट्र इंटीग्रेशन काउंसिल को क्या बनाया गया, समावेशी बनाया गया, यानी समाज के सभी वर्गों को इसमें स्थान दिया गया है। क्योंकि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना ही क्या है, राष्ट्रीय एकता है या राष्ट्रीय एकीकरण है। और जब राष्ट्रीय एकीकरण लाना है, किसी संस्था के माध्यम से लाना है तो उस संस्था में सभी वर्गों से क्या होने चाहिए, प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए। इसीलिए UGC का अध्यक्ष भी क्या होता है, इसका सदस्य होता है। इसी प्रकार विभिन्न जो ट्रेड यूनियन है उनके भी प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। उद्योग क्षेत्र के प्रतिनिधि भी राष्ट्रीय एकता परिषद में शामिल होते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री द्वारा 7 नामित अन्य सदस्य भी क्या होते हैं, इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की स्टैंडिंग कमेटी की। स्टैंडिंग कमेटी में कौन कौन शामिल होता है, एक तो गृह मंत्री स्टैंडिंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में शामिल होता है। देखिए अब नेशनल इंटीग्रेशन या राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने का जो कार्य आता है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। देश में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना गृह मंत्रालय के अधीन, एकीकरण बनाए रखना, अखंडता बनाए रखना गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और इसके लिए एक स्टैंडिंग कमेटी कार्य करती है जिसके अध्यक्ष स्वयं गृह मंत्री होते हैं। इसके अलावा 4 जो मंत्री होते हैं केंद्रीय मंत्री परिषद के, वो भी इसके सदस्य होते हैं। 9 राज्यों के CM और 5 अन्य सदस्य क्या होते हैं, इसके स्टैंडिंग जो कमेटी होती है उसके सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। कार्य की यदि हम बात करें तो जैसा हमने देखा इंटीग्रेशन काउंसिल है, नाम से इसके स्पष्ट है, इसका कार्य है राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना और सामंजस्य को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना है तो क्या करना पड़ेगा, सामंजस्य और समानता लानी पड़ेगी। और इस प्रकार के सामंजस्य और समानता लाने के कार्य के माध्यम से ये राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का क्या करता है, कार्य करता है। तो ये थी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। नेशनल इंटीग्रेशन के अलावा एक और संस्था राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में कार्य करती है और वो संस्था है नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मोनी, और ये भी किसके अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन है। क्योंकि राष्ट्रीय एकीकरण सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का कार्य किसका है हमारे देश में, गृह मंत्रालय का, होम मिनिस्ट्री का। ये क्या करती है, शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने हेतु कार्य करती है ताकि लोगों में शांति बनी रहे, सद्भावना बनी रहे। जब शांति और सद्भावना बनी रहेगी निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकीकरण जो है उसकी स्थिति मजबूत होगी। साथ ही साथ सांप्रदायिकता से यदि कोई व्यक्ति प्रभावित होता है, यानी कि किसी प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा होती है, उससे कोई व्यक्ति प्रभावित हो गया तो उसको सहायता देने का कार्य भी ये कम्युनल हार्मोनी वाली जो संस्था है ये करती है। तो इस प्रकार से कुल मिला के ये कार्य किसके लिए करती है, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए कार्य करती है, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्य करती है। तो ये थी राष्ट्रीय एकता का अर्थ, उसके मार्ग में बाधाएं और उसको मेंटेन करने के लिए हमारे देश का जो ढांचागत संस्थाएं हैं वो किस प्रकार कार्य करती हैं, कौन सी हैं, क्या उनकी कार्य प्रणाली है। तो मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय एकीकरण का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो इस क्लास के पश्चात जो है वो क्लियर होगा, आपकी समझ इस संदर्भ में जो है वो बड़ी होगी।
इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।